नमस्कार। वैसे तो विज्ञान ने मानव सभ्यता को अनेक अनमोल उपहार दिए हैं, लेकिन उनमें बिजली सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आज बिजली केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन की आधार शक्ति बन चुकी है। घरों की रोशनी से लेकर कृषि, उद्योग, व्यापार, संचार, दफ्तर, अस्पताल, शिक्षा और परिवहन तक मानव जीवन का लगभग हर क्षेत्र बिजली पर ही निर्भर है। यही कारण है कि आज बिना बिजली के जीवन की कल्पना करना भी दुर्गम है। अपने विंध्य क्षेत्र की बात करें तो ये देश के प्रमुख विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में गिना जाता है। इसी क्षेत्र की ऊर्जा क्षमता के कारण मध्य प्रदेश आज बिजली के मामले में एक सरप्लस स्टेट बन चुका है। विंध्य में अनेक बड़े ताप एवं पन बिजली संयंत्र स्थापित हैं और एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट्स में से एक यहीं रीवा में स्थित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस विंध्य क्षेत्र को आज ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, वहां पहली बार बिजली कब, कहां और कैसे पहुंची होगी? आखिर इस क्षेत्र में पहली बार एक बल्ब कब जला होगा और किसने इसकी शुरुआत की होगी? तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं विंध्य क्षेत्र में बिजली के आगमन की वो रोचक और ऐतिहासिक कहानी। भारत में सबसे पहले बिजली 1879 में कलकत्ता में आई थी और उसके लगभग 28 वर्ष बाद 1907 में विंध्य क्षेत्र में पहली बार बिजली रीवा पहुंची। हालांकि ये बिजली सार्वजनिक नहीं थी, बल्कि रीवा महाराज के व्यक्तिगत उपयोग के लिए थी। रीवा में सबसे पहले बिजली कोठी कंपाउंड परिसर स्थित वेंकट भवन में जलाई गई थी। दरअसल महाराज वेंकटरमण सिंह ने वेंकट भवन का निर्माण त्रिलोक अर्थात पाताल, पृथ्वी और आकाश की कल्पना पर करवाया था। भवन की ऊपरी मंजिल के मुख्य कक्ष की अंदरूनी छत पर कांच से बने चांद और सितारे जड़े गए थे। इन चांद सितारों को जगमगाने के लिए बिजली की आवश्यकता थी, क्योंकि वे बिजली के करंट से ही चमकते थे। इसके साथ ही भूतल परिसर की सड़कों के किनारे और क्यारियों के पास लोहे के कलात्मक खंभे लगाए गए थे, जिनमें लगे लट्टू अर्थात बल्ब भी रात में जलते थे। इसी कारण यहां बिजली उत्पादन की विशेष व्यवस्था की गई। ब्रिटेन से 2 लौह संयंत्र, जिन्हें बॉयलर कहा जाता था, रीवा मंगवाए गए और अमहिया नदी के पानी से बिजली तैयार करने की व्यवस्था बनाई गई। यही अमहिया नदी जो आज एक नाला बन चुकी है। खैर, मानस भवन के सामने सड़क के पार व पूर्व दिशा में उस समय पावर हाउस बनाया गया था। इसका निर्माण तराशे गए चौकोर पत्थरों और चूना सुर्खी से किया गया था। इस प्लांट से जो बिजली बनती थी वो इस वेंकट भवन और कोठी कंपाउंड परिसर में ही उपयोग में की जाती थी। महाराज वेंकटरमण के बाद महाराज गुलाब सिंह के समय राज्य ने और तेजी से प्रगति की। इसीलिए महाराज ने अब रीवा में विद्युत व्यवस्था को विस्तार देकर सार्वजनिक करने की योजना बनाई। इसके लिए वर्ष 1931 में यहां दूसरी बार बड़े संयंत्र लगवाकर विद्युत प्लांट की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य केवल राजभवनों और महलों तक बिजली पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि पूरे शहर को भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना था। इसीलिए आवश्यकता अनुसार शहर की प्रमुख सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों पर लोहे के खंभे लगवाए गए तथा उनमें प्रकाश की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे जिन लोगों की हैसियत थी, उन्होंने भी अपने घरों में बिजली लगवाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार रीवा में आधुनिक जीवन शैली की एक नई शुरुआत हुई। हालांकि इस बार बिजली उत्पादन पहले से अलग था। पहली बार जहां बिजली उत्पादन अमहिया नदी के पानी से किया जाता था, वहीं अब पावर हाउस के बॉयलर कोयले से चलाए जाते थे। इसके लिए पहले से स्थापित पावर हाउस को ही संशोधित कर कोयला आधारित व्यवस्था में बदल दिया गया था। अब चूंकि रीवा नगर के आसपास तो कोयला मिलता नहीं था, वो तो रियासत के दक्षिणी भाग स्थित उमरिया कॉलोनी से प्राप्त होता था। इसीलिए उस दौर में वहां से रीवा तक कोयला पहुंचाना भी अत्यंत कठिन और मेहनत वाला काम हुआ करता था। इसीलिए उमरिया की खदानों से कोयला रेल से कटनी होते हुए सतना तक लाया जाता। इसके बाद सतना से प्रतिदिन 2 बैलगाड़ियों के माध्यम से कोयला राजधानी रीवा तक आता था। अब उस समय रीवा में न तो बड़े उद्योग धंधे थे और न ही बिजली से चलने वाले उपकरणों का व्यापक उपयोग हुआ करता था। इसीलिए बिजली का उत्पादन मुख्यतः प्रकाश व्यवस्था तक ही सीमित रहा। रीवा में लाइट आने के 1 साल बाद ही 1932 में रीवा रियासत के सतना शहर में भी लाइट की व्यवस्था की गई। सतना में बिजली महाराज गुलाब सिंह के प्रयासों से आई थी। इसके लिए जर्मनी की एक कंपनी के साथ पावर प्लांट बनाने का अनुबंध किया गया था।
इसके अनुसार कंपनी 20 वर्षों तक प्लांट का संचालन करने के बाद उसे रीवा राज्य को सौंप देगी। योजना अनुसार सतना में रिहाइश के बीच पोल गाड़े गए, तार खींचे गए और 3 बड़े बड़े इंजनों से बिजली बनाकर शहर को रोशन किया गया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद इस प्लांट का संचालन रीवा रियासत द्वारा ही किया जाने लगा। उसके बाद उमरिया और शहडोल में भी रियासत की तरफ से बिजली का प्रबंध किया गया। प्रारंभिक दौर में रीवा राज्य की बिजली व्यवस्था केवल राज परिवार के निवास और बड़े अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों तक ही सीमित थी, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार किया गया और बिजली का उपयोग सार्वजनिक स्थलों को प्रकाशित करने में भी होने लगा। धीरे धीरे सरकारी भवनों और रियासत के विभिन्न दफ्तरों तक भी बिजली की व्यवस्था करी गई। इस प्रकार रीवा राज्य में बिजली केवल शाही सुविधा न रहकर प्रशासनिक और सार्वजनिक उपयोग का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी थी। आजादी के समय तक विंध्य क्षेत्र में रीवा शहर के अलावा सतना, शहडोल, उमरिया, नागौद और मैहर शहर तक बिजली पहुंच चुकी थी। नागौद और मैहर में विद्युत व्यवस्था होने का मुख्य कारण उसका प्रिंसली स्टेट होना था। हालांकि उस दौर में बिजली आम जनता तक नहीं पहुंची थी, लेकिन आज़ादी के बाद विंध्य प्रदेश सरकार ने कई ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करवाया, डीजल संयंत्रों को संस्थापित कर बिजली प्लांटों की क्षमता बढ़ाते हुए शहरों का विद्युतीकरण करवाया गया, जिससे शहरों में रोशनी पहले आई, लेकिन गांवों तक बिजली के खंभे और तार 1980 के दशक से बिछने शुरू हुए। स्वतंत्रता के बाद केंद्र सरकार ने विद्युत विकास को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया। 1948 के विद्युत आपूर्ति अधिनियम के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और राज्य विद्युत बोर्ड बनाए गए, जिसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं, बड़े बांधों, ताप विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन देश भर में शुरू हुआ था। अब चूंकि उस समय बिजली उत्पादन डीजल जनरेटरों के माध्यम से ज्यादा होती थी, लेकिन 1970 के दशक ऊर्जा संकट के बाद इंदिरा गांधी ने कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया। उससे कुछ वर्ष पहले ही 1969 में केंद्र सरकार ने गांवों में लाइट पहुंचाने के लिए REC लिमिटेड यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की थी, जिसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के माध्यम से धीरे धीरे गांवों तक बिजली पहुंचने लगी, लेकिन ऐसा होने में सालों बीत गए। अब बात करते हैं रीवा के पहले पावर प्लांट की। मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि नए पावर हाउस के बनने के बाद इस पुराने प्लांट का क्या हुआ। नया पावर हाउस शुरू होने के बाद यह भवन और प्लांट उपयोग से बाहर हो गया और खाली पड़ा रहा। इसके बाद महाराज गुलाब सिंह ने वर्ष 1940 में इसे शिक्षा विभाग को सौंप दिया। आज़ादी के बाद विंध्य प्रदेश सरकार ने इस भवन का उपयोग उद्योग विभाग के एम्पोरियम के रूप में किया। बाद में जब रीवा में आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना हुई तो शुरुआती दिनों में उसकी कक्षाएं भी इसी भवन में संचालित होती थी। कुछ समय तक रीवा संभाग का एक्साइज कार्यालय भी यहीं से चलता रहा। यह ऐतिहासिक पावर हाउस वर्ष 2025 तक अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित खड़ा था, लेकिन बाद में इसे ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि इसमें स्थापित दोनों पुराने बॉयलरों को संरक्षित करने के लिए उनका रंग रोगन कराकर रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने गेट पर इन्हें स्थापित कर दिया गया है, जहां वे आज भी ऐतिहासिक धरोहर की याद दिलाते हुए सुरक्षित रखे हुए हैं। इस वीडियो के लिए हमने संदर्भ लिया रीवा के वरिष्ठ विद्वान कुंवर रविरंजन सिंह की किताब रीवा तब और अब, रीवा स्टेट गजेटियर और अंबा प्रसाद श्रीवास्तव की किताब विंध्य भूमि से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो पर अपने विचार, सुझाव या इस विषय से जुड़ी कोई और जानकारी यदि आप लोगों के पास हो तो कृपया हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप शब्द सांची विंध्य पर विंध्य के इतिहास, संस्कृति और लोक कथाओं से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले हफ्ते मिलते हैं फिर से एक नई, अनकही, अनसुनी विंध्य की किसी अन्य ऐतिहासिक कहानी के साथ। विंध्य की ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, यानी शब्द सांची विंध्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।